नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे शरद पवार की, यूपीए अध्यक्ष पद की। लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यूपीए के अध्यक्ष का पद एनसीपी प्रमुख शरद पवार संभालेंगे। उन अटकलों पर अब खुद शरद पवार ने विराम लगा दिया है और यूपीए का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। पवार ने कहा है कि मैं भाजपा के खिलाफ विभिन्न दलों के किसी भी मोर्चे का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं लेने जा रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी है और मांग की है कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद किए जाने चाहिए। अगर जल्दी ऐसा नहीं होता है तो वो तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजवाएंगे। आज इन अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, अभी हाल ही में युवा विंग ने, एनसीपी के युवा विंग ने इस प्रस्ताव को पारित किया था कि यूपीए का पद जो है वो शरद पवार संभालेंगे। शरद पवार की मौजूदगी में इस प्रस्ताव को पारित किया गया, तब उन्होंने चुप्पी साधी थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इनकार कर दिया? यूपीए का चेयरपर्सन कौन हो, सोनिया गांधी को हटाया जाए, शरद पवार को रखा जाए, इस पे हर 10 दिन पे कोई नई खबर आ जाती है। और ये कहानी ठीक वैसी ही है कि कोई नए नए लड़के को आप ड्राइविंग सिखाओ तो क्या होता है, उसे पता नहीं चलता है कब एक्सीलेटर दबाना है, कब क्लच को दबाना है। गाड़ी आगे जाती है, फिर रुक जाती है, कभी पीछे चली जाती है, कभी आगे चली जाती है, पूरा केओस। शरद पवार इस तरह की राजनीति में केओस क्रिएट करें, ये तो संभव नहीं है। इसका मतलब है कि अंदर खाने ये जो कभी हां और कभी ना में ये जो अचानक से ये यू टर्न लिया जा रहा है, उसके पीछे कुछ न कुछ तो वजह होगी। सबसे पहले अचानक से ममता बनर्जी जब चुनाव जीती, कहानी शुरू हो गई कि ममता बनर्जी अब प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज दे सकती है। और ममता बनर्जी के उस वक्त के जो दूत थे पीके प्रशांत किशोर, वो शरद पवार के पास चले गए थे। शरद पवार के दिल्ली आवास में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए मीटिंग हुई। यशवंत सिन्हा हो या बहुत सारे लीडर्स हो, कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स, G23 के, इन लोगों ने वहां शिरकत की कि कैसे मोदी सरकार को 2024 में हटाने के लिए एक नेशनल अलायंस की जरूरत है। भाई मुलाकात करें आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग करने के लिए घर मुहैया कराएं आप, वो भी अपना घर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे के बाद आप कहते कि भाई इस मोर्चे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है भाई, ये क्या खटपट है? ये मसला खत्म नहीं हुआ। शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने आर्टिकल लिख दिया, बयानबाजी कर दी कि देखिए देखिए देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी है उससे कुछ नहीं होगा, शरद पवार को बनाना चाहिए। अब लीजिए, आर्टिकल छपा, फिर 24 घंटे के बाद इन्होंने कह दिया कि हम नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर ममता बनर्जी आई, ममता बनर्जी दिल्ली आई, कई सारे लीडर से मिली, सोनिया गांधी से भी मिली। और सोनिया गांधी से मिलने के 2 दिन बाद वो मुंबई चली गई, वहां फिर उनकी मुलाकात हुई शरद पवार के घर में। और शरद पवार खड़े हैं, बीच में ममता खड़ी है, और शिवसेना के नेशनल स्पोक्स पर्सन संजय राउत खड़े हैं। वहां ममता बनर्जी ने इनके सामने कह दिया कि ये तो ऑब्सोलीट हो चुकी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष का कोई नया नेता होना चाहिए, नया सब कुछ होना चाहिए। फिर खबर आ गई कि शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाना चाहिए। यह खबर आई, फिर कुछ घंटों के बाद शरद पवार ने कह दिया नहीं 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 जी, मुझे नहीं बनना। अभी 2 दिन पहले जो जिसकी चर्चा आपने की कि एनसीपी के यूथ विंग के द्वारा इनके प्रेजेंस में वो रेजोल्यूशन पास किया जाता है, नहीं बनना था उसी समय रोक दिए होते कि भाई ये क्या तुम लोग कर रहे हो,
हमें नहीं बनना। उस समय तो आपने बना लिया, न्यूज़ आ गई, पूरे देश भर में चर्चा भी हो गई, अखबारों में सुर्खियां भी आपने बटोर ली, टेलीविजन पे बाइट भी चल गया, सब कुछ हो गया। शिवसेना ने भी हामी भर दी। अब ये 24 घंटे के बाद शरद पवार ने आज जो कहा वो पिछले बार से और इस बार में आसमान जमीन का फर्क है। जी मनीष जी, शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं भाजपा के खिलाफ किसी भी मोर्चे का नेतृत्व करने वाला नहीं हूं, तो इस स्टेटमेंट के उनके क्या मायने हैं? आपने सही पकड़ा। पिछली बार तक तो इन्होंने यही कहा था कि भाई मैं यूपीए का चेयरमैन नहीं बनना चाहता, मैं यूपीए का चेयरमैन नहीं बनूंगा। इस बार वो एक आगे स्टेप जाकर के कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी मोर्चा बनेगा उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कांग्रेस शरणम गच्छामि। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी चाबी घुमाई कि अगर आपको हमारे समर्थन की आवश्यकता है तो इस तरह की चीजें, इस तरह के बयान, इस तरह की बातें शिवसेना और एनसीपी को नहीं करना होगा। वहां महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, किसकी सरकार है? 3 पार्टियों की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी। अगर आप यूपीए चेयरमैन बदलने की कोशिश करते हो, मतलब आप सोनिया गांधी को रिप्लेस करोगे, तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्यों रहेगी? कांग्रेस पार्टी ने पहले ही ब्लैकमेलिंग करना चालू कर दिया। जब यह खबर सरेआम इस बात को बताया गया कि 25-25 विधायक महाराष्ट्र के वो नाराज हैं, बोल रहे कि भाई हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा इसमें, इन लोगों की वजह से कांग्रेस पार्टी की भी साख जा रही है, लूटपाट मचा रहे हैं ये लोग, उगाही कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों के पीछे ईडी आईटी का पूरा कार्रवाई हो रही है और फंस जा रही है इसमें कांग्रेस पार्टी। फिर एक और विधायक ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी, और ये चिट्ठी तो लिखी जाती ही है, हर पार्टी में ये बातें होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से इन खबरों को मीडिया तक पहुंचाया और ये बताने की कोशिश की, ये संदेशा दे दिया किसको? शरद पवार और शिवसेना को, कि आप अपने हद में रहें। अगर ये सरकार चलानी है तो सोनिया गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाने की आपकी हैसियत नहीं है। और एक तो उन्होंने कह दिया कि भाई चेयरपर्सन नहीं बनना, मतलब चेयरपर्सन मतलब सोनिया गांधी ही रहेंगी, और दूसरा उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी मोर्चा बनता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के खिलाफ कोई तीसरा मोर्चा बनेगा तो वो क्या बनेगा? ममता बनर्जी बनवा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा केजरीवाल बनवाएगा। अचानक से उसको लग रहा है कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बन सकता है। भाई कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में शरद पवार का ये कह देना कि मुझे कोई इस तरह के मोर्चा से लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि 2024 में प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी ही चेहरा होंगे, क्योंकि ये जो तीसरा जो मोर्चा सब जो बन रहा है, जो ममता बनर्जी बनाना चाह रही है, कोई और बनाना चाह रहा है, अलग अलग सजेशन दिए जा रहे हैं कि कैसे बीजेपी को हराया जाए, 2024 में मोदी को कैसे हटाया जाए, उसमें अगर कोई नया मोर्चा बनता है तो उसका लीडर कौन होगा? उसका लीडर राहुल गांधी नहीं होंगे। तो राहुल गांधी को भी आप चैलेंज कर रहे थे, आप सोनिया गांधी को भी चैलेंज कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ संकेत दे दिया गया होगा कि भाई ऐसा है, आप अपनी डफली बजाइए, आप मोदी से लड़िए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो सरकार से वापस ले लेंगे अपना समर्थन। हमारे विधायक वैसे भी नाराज चल रहे हैं, और सरकार अगर गिर गई, सरकार गिरी नहीं, एनसीपी और शिवसेना ये कहीं की नहीं रहेगी। जी मनीष जी, एक दूसरा विवाद महाराष्ट्र में यह भी खड़ा हो गया है कि राज ठाकरे ने अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात पर आपत्ति जताई है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर मंदिरों में लाउडस्पीकर बजता है तो फिर उस पर पाबंदियां क्यों हैं?
देखिए, राज ठाकरे स्लंबर से जागे हैं। जब से ये अघाड़ी सरकार आई है, राज ठाकरे के पास एक ऐसा मौका था कि जिसमें वो शिवसेना के गढ़ में घुस के अपने संगठन को, मनसे को वो मजबूत कर सकते थे। क्योंकि शिव सैनिकों के बीच इस सरकार की नीतियां और इस सरकार में रहने की वजह से शिवसेना की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, उससे शिव सैनिकों को नाराजगी है, गुस्सा है। उस गुस्से को राज ठाकरे भुना सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब शायद वो जगह हैं, उनको समझ में आ रहा है कि सिचुएशन अब बिल्कुल राइट है। वो अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या जाते ही वहाँ पे उन्होंने योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ कर दी, बीजेपी की भी तारीफ कर रहे हैं। बीएमसी का चुनाव होना है, बीजेपी और मनसे एक साथ जुड़कर के चुनाव लड़ती है, शिवसेना की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि अभी शिव सैनिकों को समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाए, और उन्होंने मुद्दा उठा दिया लाउड स्पीकर का। अब तो कुछ तो मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि मनसे के लोग हनुमान चालीसा बजाना स्टार्ट कर चुके। उन्होंने कहा कि भाई ये बंद करो, ये किस धर्म में कहा गया है कि भाई लाउड स्पीकर से आपको अजान सुनाना है या उसका इस्तेमाल करना है। अगर एक करेगा तो दूसरे लोग भी करेंगे, बात जायज़ है, लेकिन पीछे इसके राजनीति है। राजनीति ये है कि आप शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पे जो विचारधारा शिवसेना लेकर के चलती थी, उसको लेकर के आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, आप चुनौती फेंक रहे हो कि शिवसेना की तरफ से इस तरह का कुछ बयान आए, जो आएगा नहीं। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस तरह के बयान अगर दिए जाएंगे, एनसीपी नाराज हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाएंगे। आप देखिए कि सावरकर को गालियां पड़ती है, शिवसेना कुछ नहीं कर पाती। गोडसे को गालियां पड़ती, शिवसेना कुछ नहीं कर पाती। हिंदुत्व को गालियां पड़ती हैं, हिंदू को गालियां पड़ती हैं, ये कुछ नहीं कर पाते। ये उल्टा ही कांग्रेस पार्टी के सामने नतमस्तक होना, शरद पवार की राजनीति के सामने नतमस्तक होना, ये शिवसेना की मजबूरी हो गई है। और इसी मजबूरी को राज ठाकरे एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी जगह पे सही है। सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। कंट्राडिक्शंस, विरोधाभास, ये कहते हैं ना कि कहीं का ईंट कहीं का डोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये तो कुनबा भानुमति बना सकती है, लेकिन राजनीति में जब आपको जनता के सामने जाना होता है, तो आप अपनी विचारधारा की तिलांजलि देकर के अपने समर्थकों के सामने सर उठा करके बातचीत नहीं कर सकते। और यही जो विरोधाभास है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है भारतीय जनता पार्टी और मनसे। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि शरद पवार वीक हो गए हैं। शरद पवार को ये कभी नहीं लगा था कि शरद पवार के परिवार के ऊपर सेंट्रल एजेंसियां हाथ डालेंगी। शरद पवार को ये कभी नहीं लगा था कि उनके जो बहुत ही क्लोज लीडर्स हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा। उनको कभी नहीं लगा था कि उनके नज़दीकी लोगों के ऊपर आईटी और इनकम टैक्स का इस तरह का छापा होगा कि जिसमें वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो केंद्र सरकार से लोहा लेना चाह रहे थे, लेकिन उनको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल तरीके से मोदी और अमित शाह ये ब्लैकमेल होने वाले जीव नहीं हैं। और इसलिए उनको लग रहा है कि रीथिंकिंग करना पड़ रहा है कि वो बीजेपी के सामने खुल के आए या नहीं आए। और दूसरी तरफ उनको सरकार बचाना वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर सरकार चली गई तो रहा कसा जो भी पावर है वो उनके लिए एक दिक्कत हो जाएगा। और ये जो उन्होंने बयान दिया कि मैं बीजेपी के खिलाफ कोई भी मोर्चा बनेगा, मैं उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा, वो अपने आप में बता रहा है कि इस सरकार में कुछ ऐसा विरोधाभास पैदा हो गया है जो ज़्यादा दिन तक इस सरकार को चलने नहीं देगी। मसलन 2 दिन पहले खबर आई
कि किस तरीके से शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है वो शिवसेना को देना चाहिए, और ये एक ऐसे मुकाम पे ये झगड़ा पहुंच रहा है धीरे धीरे जहां अघाड़ी सरकार में टूट फूट होना वो बिल्कुल साफ है। जी जी बिल्कुल। उद्धव सरकार अपनी ही घटिया राजनीति में चौतरफा घिर चुकी है। शरद पवार को लेकर कभी यूपीए की कमान संभाले जाने की घोषणा की जाती है, जिस पर पवार चुप रहते हैं, और कभी वो यूपीए की कमान संभालने से इनकार कर देते हैं। उद्धव सरकार का हाल ये हो चुका है कि वो बीजेपी को घेरने के बड़े बड़े दावे तो करते ही हैं, लेकिन जब मैदान में उतरने की बारी आती है तो अघाड़ी सरकार की हवा निकल जाती है और ये लोग अपनी ही बातों पर खरे उतर नहीं पाते हैं। ऐसे में जो सियासी उठापटक महाराष्ट्र में चल रहा है उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी के आगे ये पार्टियां कितनी कमजोर पड़ गई है। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।